अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपका रमज़ान बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ वादा किया था कि वन शॉट जो लेक्चर की सीरीज़ है केमिस्ट्री और बायो की, वो आप सबके लिए मैं स्टार्ट करूंगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और इसी चैनल के ऊपर इजी साइंस के ऊपर ये तमाम लेक्चर्स आपको फ्रीली प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आज का लेक्चर आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा। इस चैप्टर से मैंने क्यों स्टार्ट किया अपनी सीरीज की, दो वजूहात हैं उसकी। तो पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स चैप्टर की बात करें तो ये सेकंड ईयर का आपके केमिस्ट्री सिलेबस का सबसे आखिरी चैप्टर है जो पीएमसी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। इसे स्टार्ट करने की वजह मेरी ये थी क्योंकि एक ये छोटा चैप्टर है और दूसरा इजी चैप्टर है। आप बायो के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो आप लिंक कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इस सीरीज को इस चैप्टर से स्टार्ट किया ताकि हर एक चीज आपको शुरू के अंदर इजी लगे, आपका मोमेंटम एक बन जाए और जब आप इन लेक्चर्स को समझ लेंगे तो फिर हम डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ भी जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह हम मैक्रोमॉलिक्यूल को डिटेल के अंदर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस देखते हैं। चाहे आप फेडरल के हैं, चाहे आप प्रोविंस पंजाब के हैं, चाहे आप केपी के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, जिस भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, आप सब की बुक्स को मैंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है। हर एक पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जस्ट अब आप लोगों के एंड पर है कि आप इस वीडियो को कितना देखते हो, क्या आप अपनी सीरीज अपनी एमडी कैट की स्टडीज को लेकर सीरियस हो या नहीं हो। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूं, रोजे के अंदर बैठा हूं और आप सब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप आप सब इस मेहनत को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और वीडियो आखिर तक देखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एब्सोल्युटली फ्री ये सीरीज देखनी है, उसके हवाले से अपडेट्स जाननी है, कब कौन सा लेक्चर आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे मेन चीज ये है, आप व्हाट्सएप चैनल को हमारे जरूर जो है फॉलो कर लें, क्योंकि इस चैप्टर को जैसे ही खत्म होगा इसके पास डीपीपीस जो होंगी, जो डेली एमसीक्यूज होंगे, नोट्स होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो आप लाजमी से लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा और यहां पर मैं आपको क्यूआर कोड भी दे दूंगा। आप क्यूआर कोड से या तो स्कैन करके या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें उस व्हाट्सएप चैनल को। तो चलिए बगैर ज्यादा वक्त को जाया किए हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहां पर हम बात करें मैक्रोमॉलिक्यूल चैप्टर के नाम की। मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर जो लफ्ज मैक्रो है, इट्स मींस बिग। आपको पता है मैक्रो बोलते हैं बड़ी चीज को, बिग चीज को, ठीक है। जैसे आप पॉलीमर्स के लिए मैक्रोमॉलिक्यूल लफ्ज यूज करते हो और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन टू आर मोर atoms join together chemically by a fixed mass ratio is called as molecule। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसके अंदर पीएमसी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो यहां पर सारे मैंने लिखे हैं और कोशिश करें जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसको कंप्लीटली देखें, छोड़े ना, ताकि आपका एक ही गो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए मेरे साथ। बिलीव मी, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया, आपका मैक्रो मॉलिक्यूल में से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें से आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। ये मेरी आपके साथ गारंटी है। मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर दो ही सब टॉपिक्स पीएमसी सिलेबस के अंदर दिए हैं, एक प्रोटीन्स और दूसरा एंजाइम्स। दोनों के यहां पर हम डिस्कस करेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी हैं, वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। पहली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। बायो दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक लाइफ, बायो बोलते हैं लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वाइल अगर हम बात करें केमिस्ट्री जो है इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके रिएक्शंस को यहां पर पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। सिंपल वर्डिंग के अंदर ये आप इसकी डेफिनेशन करोगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो पाथवेज हो रहे हैं, जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और बायो से आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके अंदर मोस्टली हम जो चीजें पढ़ेंगे वो आप बायो के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आते हो। यहां पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? बायो बोलते हैं अगेन लाइव दोज मॉलिक्यूल्स को जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। Those molecules which are present in living organisms is called as biomolecules। और आपने बायो के
फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने ही आपको पढ़ाया था, वन शॉट लेक्चर उसका भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टोटल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो 25 हैं, और उन 25 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं 16 एलिमेंट्स। और उन 16 एलिमेंट्स में से भी मैंने आपको बताया था 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% ऑफ दी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, जबकि जो अदर 10 एलिमेंट्स हैं वो लेस देन 1% बनाते हैं। उन 6 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं आपको मैं बताया था, वहां पर कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम आयंस हैं और फास्फोरस है। ये 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसे एलिमेंट्स को बायोजेनिक एलिमेंट्स, और ऐसे एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएंगे मेरी टीचिंग के वे से। थोड़ा सा मैं अपने एक अंदाज से पढ़ाता हूँ, और मेरा यही कोशिश होती है कि इस तरह से पढ़ाया जाए, आपको उस लेवल पर जाके पढ़ाया जाए ताकि हर एक कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। जिस स्टूडेंट को आता है उसके लिए रिकॉल हो जाए, और जिसको नहीं आता तो उसके लिए बेसिक चीज़ें भी जो है वो दोबारा से उसके ज़हन के अंदर आने लग जाए। इसलिए मैं हर एक चीज़ जो है अपने लेक्चर्स के अंदर बताता होता हूँ। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें, बायोमॉलिक्यूल्स को मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। मैक्रो बोलते हैं बिग को, किसको बोलते हैं, बिग को बोलते हैं लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं। आप लोग जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने 10 क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल या मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। आप आगे चल के देखेंगे प्रोटीन्स की जब हम बात करेंगे, लिपिड्स की, न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, तो ये बहुत सारे इनके अंदर यूनिट्स मिलेंगे, छोटे छोटे मोनोमर्स मिलेंगे, और एक पॉलीमर बनेगा, एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनेगा। अब इन मैक्रोमॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो आपकी बुक के अंदर 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर 4 लिखे हुए हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे प्रोटीन, तीसरे हैं लिपिड्स, और चौथे हैं न्यूक्लिक एसिड। अब पीएमसी सिलेबस के अंदर जस्ट प्रोटीन्स को टच किया गया है, प्रोटीन के बारे में लिखा गया है, हम यहां पर सिर्फ प्रोटीन्स को ही पढ़ेंगे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को भी पढ़ना है तो वो मैं बायो वाले चैप्टर के अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। या फिर अगर केमिस्ट्री के एतबार से आपने देखना है, चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो हम एक अलग से लेक्चर बनाकर जो टॉपिक रह गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एमसीक्यूज में लिखा है, बायो के अंदर भी पूछते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी बात वकात आ जाता है। अगर आप पास पेपर उठाएं तो आपको प्रोटीन वाला मिलेगा ये क्वेश्चन कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो कितनी एनर्जी देगा। आपने याद रखना है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। और सिमिलरली अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो वो भी कितनी एनर्जी देते हैं, 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। और अगर हम 1 ग्राम फैट्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, वो कितनी एनर्जी देते हैं, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं। यहां पर एक 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करता है आपको मैक्रोमॉलिक्यूल, वो कौन सा है, फैट्स है। आप देख सकते हैं 9 किलो कैलोरीज एनर्जी वो देते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सा जो मैक्रोमॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एकदम से एनर्जी देता है। इंस्टेंट बोलते हैं जो एकदम बन जाए, जैसे आप बोलते हैं इंस्टेंट नूडल्स, जैसे आप नूडल्स बनाते हो 2 मिनट के अंदर बन जाता है। इसी तरह से इंस्टेंट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, वो मैक्रोमॉलिक्यूल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। ये बात भी आपने ज़हन के अंदर रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद हम प्रोटीन्स को अब डिटेल के अंदर देखते हैं, जो जो चीज़ें पीएमसी सिलेबस के अंदर लिखी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन की मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं वर्ड की, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि प्रोटीन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। किससे निकला है, ग्रीक वर्ड प्रोटीएस। और प्रोटीएस बोलते हैं
फर्स्ट को, प्राइमरी को या प्राइम इंपॉर्टेंस को, चीफ इंपॉर्टेंस को बोलते हैं। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो उसको हम ग्रीक वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोटीएस बोलते हैं। और उसी से लाभ फिर प्रोटीन निकाल दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी बॉडी का मोस्टली जो वेट बाय मास होता है, मास जो होता है बॉडी का, वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे चलकर इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जो एंजाइम्स हैं, जो और दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे हैं, उन सब के अंदर प्रोटीन्स ही शामिल है। स्ट्रक्चरल ये चीजें भी बनाते हैं हमारे सेल्स की, और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम इंपॉर्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटीन की बात करें तो इट इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स, आर दी पॉलीमर्स जो किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड के यूनिट से मिलकर बनते हैं। मींस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, अमाइनो एसिड। जैसे हम एक बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग के अंदर हम कहते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, सरिया चाहिए। इसी तरह से प्रोटीन को बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब अमाइनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर और क्या डिटेल है, वो हम आगे इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं बात करूं तो प्रोटीन के बारे में हम ये कहते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच यील्ड अमाइनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। दो तरह से आप प्रोटीन की डेफिनेशन कर सकते हो। एक इस तरह से कर सकते हो, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो लिविंग बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं जो अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं, एक इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हो। और दूसरा आप ये कह सकते हो, ऐसे मैक्रो या पॉलीमॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोलिसिस पर क्या करें, अमाइनो एसिड दें। जैसे हम इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो इस बिल्डिंग से वही चीजें हमें मिलेंगी जो इसको खड़ा करने के लिए, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हुई थी। सिमिलरली इसी तरह से हम प्रोटीन की भी दो तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ा मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा। तो खैर आप लोग अपना ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा लग रहा है, इसके अंदर क्या चेंजिंग मुझे लानी चाहिए, किस तरह से मैं इसको और बेहतर बनाऊं। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रोटीन के एलिमेंट्स की बात करें, एटम्स की बात करें, किस किस से मिलकर बनता है, तो इसके अंदर ये चार एटम्स जो है मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसको हम चॉन से याद कर सकते हो, CHON, चॉन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और सम टाइम इस प्रोटीन के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन के फंक्शंस की थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ फ्यूल। ये सोर्स ऑफ फ्यूल है। फ्यूल आपको पता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए यूज होता है, गाड़ियों को एनर्जी देता है जिसकी वजह से वो चलते हैं। सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फ्यूल का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, वो प्रोटीन है। आपको पता है जब हम प्रोटीन लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो हम उसकी जब बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसलिए इसको हमने यहां पर मैंने क्या लिखा है, सोर्स ऑफ फ्यूल, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। देन उसके बाद बात करें तो प्रोटीन जो है ये बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। बायो बोलते हैं लाइफ अगेन, कैटालिस्ट बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दें। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को स्पीड अप करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। और वो एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तभी यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है। एंजाइम्स को भी खैर हम डिटेल के अंदर आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के अंदर बताया था, फर्स्ट ईयर के अंदर, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो किससे मिलकर बनती है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट। और वहां पर मैंने आपको बताया था 60 to 80% जो चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है वो कौन सी होती है, प्रोटीन होती है। तो इससे आपको स्ट्रक्चरल जो इसकी फंक्शंस हैं उसके बारे में भी यहां पर समझ आ रही होगी। देन उसके बाद ये सेल सिग्नल्स और रिकॉग्निशन फैक्टर्स के तौर पर यूज किया जाता है, और इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इम्यूनिटी के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व है, हमने डिटेल के अंदर इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर 13 चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर वहां पर डिस्कस किया था बायोलॉजी के अंदर, आप ये चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, हाइड्रोलिसिस लफ्ज आया था पीछे, हाइड्रोलिसिस की थोड़ी सी बात करते हैं। हाइड्रो लफ्ज जो होता है ये वाटर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए। और लाइसिस बोलते हैं ब्रेक डाउन को। किसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन को बोलते हैं, या स्प्लिटिंग को बोलते हैं। सो ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें आप वाटर को यूज करके स्प्लिटिंग करते हो, ब्रेक डाउन करते हो किसी भी मॉलिक्यूल की, ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। बात समझ आ रही है,
ऐसा रिएक्शन जिसमें हम वाटर को यूज करेंगे स्प्लिटिंग के लिए। एक बात। दूसरी बात आपने हाइड्रोलिसिस के हवाले से ये ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोलिसिस के अंदर जो बिगर मॉलिक्यूल होता है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम पॉली मॉलिक्यूल कहते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स बनते हैं। तो ये दो बातें आपने हाइड्रोलिसिस के हवाले से ध्यान में रखनी है। यहां पर मैंने लिखा भी है टाइप ऑफ रिएक्शन थ्रू विच मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हो, बाय द एडिशन ऑफ वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां पर नीचे मैंने रिएक्शन भी लिखा है कि जब प्रोटीन्स की आप हाइड्रोलिसिस करते हो, मींस प्रोटीन के अंदर वाटर को ऐड करते हो, उसकी वजह से प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन होती है उससे क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। और यही अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, प्रोटीन का। आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। और इसके एक और अपोजिट एक रिएक्शन होता है जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के अंदर बताया था, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मोनोमर्स मिलते हैं, और उसमें वाटर या कुछ छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक बिगर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, पॉलीमर बन जाता है। सो ये चीज भी आपने यहां पर क्लियर रखनी है। देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है कि किस तरह से अमाइनो एसिड मिलकर जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो अमाइनो एसिड क्या होते हैं। खैर आपको पता होगा अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर सेंटर के अंदर कार्बन होता है, ठीक है, ऊपर हम हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है, यहाँ पर इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया होता है, और यहाँ पर इसने अमाइन फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया होता है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आर चेन होती है। अब दिस इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो आर चेन है, ये अल्काइल ग्रुप यहां पर अटैच होता है, और इस अल्काइल ग्रुप की बेस पर ही हम डिफरेंट अमाइनो एसिड की स्टडी करते हैं। आपको यहां पर मैं क्वेश्चन बता देता हूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड अभी से डिस्कवर हुए हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और इन 20 अमाइनो एसिड को जो आपस में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप करते हैं। अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। जबकि अमाइनो एसिड के अंदर ये ऊपर वाली जो तीन चीजें हैं, अमाइन फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो हाइड्रोजन है, ये तीनों क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और ये जो आपको बीच में सेंटर में कार्बन नजर आ रहा है, इसको अल्फा कार्बन कहा जाता है अगर ये 4 डिफरेंट कंपाउंड से अटैच हो। मींस आर की जगह पर, अल्काइल चेन की जगह पर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम, इस कार्बन को फिर हम क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं, या इसको हम स्टीरिक सेंटर बोलते हैं, या इसको हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, जो आगे चलकर आप पढ़ोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहां तक आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब यहां पर ऊपर आप रिएक्शन के अंदर देखो, इस चीज को मैं रेज कर देता हूं। अगर आप रिएक्शन के अंदर देखो तो रिएक्शन के अंदर 2 अमाइनो एसिड को मैंने आपस में अटैच किया है, और वाटर जो है यहां पर रिलीज हुआ है, मीन कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है, और रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर आप पहले यहां पर मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल को आपको नजर आ रहा है आर चेन की जगह पर क्या अटैच है, एच अटैच है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है एमसीक्यूज के लिए, जब भी अमाइनो एसिड के अंदर अल्काइल ग्रुप की जगह पर एच अटैच हो, ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसीन। और ग्लाइसीन के बारे में एमसीक्यूज आपने ये ध्यान में रखना है, इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका ये आंसर लिखेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद ग्लाइसीन की बात करें तो ये छोटा मॉलिक्यूल है, इसको हम मोनोमर कह सकते हैं, ठीक है। ये एक मोनोमर हो गया अमाइनो एसिड का। दूसरे अमाइनो एसिड की यहां पर बात करें तो इसमें आपको अल्काइल चेन की जगह पर क्या नजर आ रहा है, CH3 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा है। तो जब भी किसी अमाइनो एसिड के अंदर R चेन की जगह पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, आप उसका नाम क्या रखेंगे, एलानीन रखेंगे। क्या रखेंगे, एलानीन रखते हैं। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये सेकंड नंबर पर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। और इसमें अगर हम बात करें, ये भी क्या है, मोनोमर है। यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, खैर मैं बायो के अंदर ऑलरेडी आपको बता के आया हूं। ग्लाइसीन जो होता है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, और इसमें हाइड्रोजन होने की वजह से आप देख सकते हैं अब कार्बन 2 सिमिलर एटम से अटैच हो गया, मींस हाइड्रोजन से अटैच हो गया है। इस वजह से इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन या आप इसको कायरल सेंटर नहीं कह सकते, ये ए कायरल कार्बन होता है, और ए कायरल होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो 20 अमाइनो एसिड में से वाहिद एक ऐसा अमाइनो एसिड है ग्लाइसीन जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है और सब जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनके अंदर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम मौजूद होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब आप देख सकते हैं एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में मिल रहे हैं, वाटर यहां से रिलीज हो रहा है और ये जो बॉन्ड बन रहा है यहां पर, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और इस बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं, ये CN-C बॉन्ड होता है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक कार्बन, नाइट्रोजन है बीच में और फिर कार्बन आगे आ रहा है, तो ये बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं वाटर रिलीज हो रहा है और ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर रिलीज हो, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाएं, ऐसे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। पीछे मैं आपको बता के आ चुका हूं। क्लियर? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर जाते हैं कि प्रोटीन्स की क्या क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाकर यहां पर लिखा है वर्ड के ऊपर। इससे ये होगा कि चीज़ें सारी लिखी होंगी, आसानी से मैं आपको बता सकूंगा और आप लोगों को भी समझने के अंदर आसानी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है कि प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू डैश मेजर क्लासेस। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन्स की 3 मेजर क्लासेस है। कौन कौन सी हैं? सिंपल प्रोटीन्स हैं, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं और डेराइव प्रोटीन्स हैं। ये 3 तरह की जो है प्रोटीन की क्लासेस हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स की यहां पर बात करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ ये मेरा मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा, क्या पता वीडियो रिकॉर्ड मैं यहाँ पर बोलता रहूँ और वो वहाँ पर बंद हो, तो उस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। सो ऑल गुड, सही चल रहा है। तो चले दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब 3 जो यहाँ पर मैंने क्लासेस आपको बताई हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रोटीन्स की बात करते हैं। सिंपल प्रोटीन्स के बारे में आप ये ध्यान में रखो, ऐसी टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हाइड्रोलिसिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या दें? सिंपल अमाइनो एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को रिलीज करें। ऐसी तमाम प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन्स। नाम से जाहिर हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस पर, ब्रेक डाउन पर क्या दें आपको? सिंपल अमाइनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स दें। ऐसे तमाम प्रोटीन्स को आप क्या बोलते हो? सिंपल प्रोटीन्स बोलते हो। क्लियर है? कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स की बात करें, नाम से जाहिर हो रहा है जिसके अंदर कोई और चीज, अमाइनो एसिड के अलावा भी कोई चीज आपके पास रिलीज हो, उसको आप क्या बोलोगे? कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था, ऐसे मॉलिक्यूल जो यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलें, ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिले। जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, जैसे हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स की, जैसे हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए इनके अंदर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं और एक कंजुगेटेड कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही बात करेंगे, ऐसे प्रोटीन का ग्रुप, ऐसी क्लास जो क्या करे? जो बॉन्ड बनाए हो, जो मिली हो एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड के साथ, ग्रुप के साथ, जिसको हम प्रोस्टेटेड ग्रुप भी कहते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपको यहां पर शो हो रही होंगी। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या? प्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड के साथ। सिमिलरली फास्फोप्रोटीन, अब इसमें प्रोटीन किसके साथ जुड़ा है? फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। देन लिपोप्रोटीन, प्रोटीन लिपिड्स के साथ मिला हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन ग्लाइकोजन ग्लूकोज के साथ मिला हुआ है। और क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन यहां पर क्रोमोफोर, किसी भी कलर कंपाउंड के साथ, कलरिंग कंपाउंड के साथ जुड़ा है, उसको हम क्रोमोफोर बोलते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड आर कॉम्प्लेक्स, या हम कहते हैं इसको कंपाउंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये बातें आपने यहां पर ध्यान में रखनी है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं डिराइव लिपिड्स की। डिराइव लिपिड्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल डाइजेशन ऑफ सिंपल आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स। डिराइव जो किसी दूसरी चीज से डिराइव हो, जैसे आप डिराइव यूनिट्स भी पढ़ते हो, ऐसी यूनिट्स फिजिक्स के अंदर जो एसआई यूनिट से क्या हो? डिराइव हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? डिराइव यूनिट्स बोलते हो। तो उसी से आप यहां पर रिलेट करो, ऐसी प्रोटीन्स जो पहली 2 क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन से आपको मिले। मींस आप कंजुगेटेड प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन करो, ब्रेक डाउन करो, या आप सिंपल प्रोटीन्स की करो, उसके रिजल्ट के अंदर जो आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, आप उनको क्या कहोगे? डिराइव प्रोटीन्स कहोगे। इसकी एग्जांपल मैंने लिखा है, दे मे बी प्रोटीन्स
मेटा प्रोटीन्स हो सकती हैं, कोगुलेटेड प्रोटीन्स हो सकती हैं, इनके अंदर पेप्टोन्स आते हैं। आप देखते हो डाइजेशन चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन की जाती है तो जब पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव प्रोटीन्स। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से जो चीज हमें मिलती है उसको हम पेप्टोन्स कहते हैं। सिमिलरली पेप्टाइड्स जो आपको मिलती हैं, प्रोटीन्स मिलती हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिराइव प्रोटीन्स। आई होप ये जो क्लासेस मैंने आपको इस टेबल के अंदर समझाई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो काइंडली लाइक कर दें, इससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के ऊपर रीच बढ़े। और जो मैंने फ्री सीरीज़ लेक्चर्स की स्टार्ट की है इससे काफ़ी स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ को उनको ये लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और उसके प्रोस्टेटिक ग्रुप के ऊपर। हमने बात की ऐसी प्रोटीन्स जो प्रोस्टेटिक ग्रुप के साथ किसी अलग कंपाउंड के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैच हों उनको हम कंपाउंड या क्या कह रहे थे, इसी तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कह रहे थे। अब उन प्रोटीन्स के नाम और उनके अंदर जो प्रोस्टेटिक ग्रुप अटैच हैं, जो अलग कंपाउंड्स अटैच हैं, उनकी बात करते हैं। आपकी बुक के अंदर मेंशन है। न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। और न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं दो चीजों, इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक डीएनए आता है और एक आरएनए आता है। डीएनए बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को। इन दोनों की डिटेल, इन दोनों के स्ट्रक्चर, इन दोनों की टाइप्स हम सब चीजें पढ़ के आ चुके हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के अंदर। देन लिपोप्रोटीन की बात करें, लिपोप्रोटीन के अंदर लिपिड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्रोमोप्रोटीन्स के अंदर कलर कंपाउंड्स होते हैं। मेटालोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स मेटालिक ग्रुप के साथ, मेटालिक ग्रुप तो नहीं कहते, मेटल आयन के साथ या हम कह सकते हैं मेटल के साथ अटैच होते हैं। उसमें आप देख सकते हो मेटल में कौन कौन से हो सकते हैं, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, ये तमाम उसके साथ अटैच होते हैं। देन फास्फोप्रोटीन की बात करें, प्रोटीन फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा, फास्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगा। और यहां पर मैंने मेंशन भी किया है MDCAT 2017 के अंदर ये MCQs आपसे पूछा गया था, वहां पर यही क्वेश्चन आया था कि फास्फोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना है या किसके साथ प्रोटीन अटैच हुई है, तो वहां पर आपने आंसर लिखना था फास्फोरिक एसिड का। अब यहां पर देखें ये चीजें जब मैं आपको बता रहा हूं, आई होप आपकी साथ साथ पास पेपर्स भी क्लियर होते जाएंगे। आगे भी आप देखेंगे जब भी कोई ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें से पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आया होगा वो यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेंशन करूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने एक ये टेबल बनाया ताकि इन सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो, याद कर लो, ताकि जब क्वेश्चन इसमें से आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और लास्ट के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज यूनिट्स के साथ मिलने से बनता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। अगेन इसके लिए मैंने टेबल बनाया, इसके अंदर हर वो चीज मैंने लिख दी है जो आपके MDCAT के लिए जरूरी है। इस टॉपिक में से, इस टेबल से बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये टेबल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया, आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको पूरे इनके स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाए। इसके 3 स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। और एक और तरह का स्ट्रक्चर भी प्रोटीन्स, बास प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको क्वाटरनरी प्रोटीन्स कहा जाता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है। क्वाटरनरी की आपकी यहां पर बात नहीं की गई, लेकिन बायोलॉजी के अंदर बात की है, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया, आप वहां पर देख सकते हैं। अभी हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली चलेंगे और जो चीजें आपकी बुक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है उनकी बात करेंगे। प्राइमरी प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसमें अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो लीनियरली अरेंज होती है, हॉरिजेंटली अरेंज होती है। ऐसो को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स बोलते हैं। जबकि हम सेकेंडरी प्रोटीन्स की बात करें, दीज आर मेड अप ऑफ फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन इनटू अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर के नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर स्ट्रक्चर्स भी मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पेप्टाइड चेन होती है वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के अंदर खुद को फोल्ड कर देती है, फोल्डिंग कर देती है, जिस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट टर्शरी की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है, जिसके अंदर फर्दर जो फोल्डिंग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की होती है और वो टर्शरी
स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन अगर हम प्राइमरी की बात करें, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का या अमीनो एसिड का। सेकेंडरी के अंदर वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के अंदर होते हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ये ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं। प्राइमरी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द अमीनो एसिड। इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड। आपको मैंने बताया जब दो अमीनो एसिड, जब दो मोनोमर्स मिलते हैं प्रोटीन के अंदर तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देन उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है पेप्टाइड बॉन्ड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। रेजोनेंस आपको पता है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन, मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपको नजर आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड, ये खुद को क्या करता है? रेजोनेट करता है। क्या करता है? खुद को रेजोनेट करता है। ये आगे दूसरे एटम के ऊपर कन्वर्ट होता है। इस वजह से हमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स क्या होती हैं? स्टेबलाइज होती हैं, विच मीन्स दैट दे हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये इनके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। देन अगर हम सेकेंडरी प्रोटीन्स की बात करें, दे आर मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने, अगर आपको याद हो, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बताया था, डीएनए का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको आप डुप्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हो। तो उसमें दो जो चेन्स थी वो कैसे आपस में कंबाइन हो रही थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कंबाइन हो रही थी। तो ये भी बात भी आपने ध्यान में रखनी है। इनकी जो फोल्डिंग होती है सेकेंडरी प्रोटीन्स की, उसके अंदर जो बॉन्ड इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं? अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। डिटेल हम फिर किसी लेक्चर के अंदर, स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इट इज द प्लीटेड अरेंजमेंट एंड द हेलिकल अरेंजमेंट दैट डिफरेंशिएट स्ट्रेट हेयर फ्रॉम द कर्ली हेयर। जो आपके स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। ठीक है, ये जो कर्ली हेयर्स होते हैं ना, इसकी पूरी डिटेल जो है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। तो यहां पर चीज वो आपने समझनी है। देन उसके बाद हम टर्शरी प्रोटीन्स की बात करें तो इनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस पाई जाती हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। कौन कौन सी? आयनिक लिंकेज होती हैं, इसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ये बॉन्डिंग, ये इंट्रैक्शन तब प्रेजेंट होती है प्रोटीन के अंदर मोस्टली जब वहां पर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट हो। जिन प्रोटीन्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्डेज ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, इंट्रैक्शन होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्राइमरी प्रोटीन्स जो होती हैं ये फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपको पता है कौन सा प्रोसेस है? प्रोटीन का बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। आप 2 तरह के स्टेप्स, 2 तरह के मैकेनिज्म पढ़ते हो प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर। पहला पढ़ते हो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है कि ये मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है राइबोसोम के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो राइबोसोम क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करके सिंपल प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो तभी यहां पर मैंने लिखा है ट्रांसलेशन के रिजल्ट के अंदर जो सिंपल प्रोटीन्स आपको मिलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके अंदर लीनियरली मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। सोना नहीं है लेक्चर के दरमियान, थोड़ा सा बोरिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। तो और दूसरी बात ये होते भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो इसलिए हम ज़्यादा बातें भी नहीं मैं करता स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो फिर स्टूडेंट को ही डिफ़िकल्टी होती है, फिर वो कमेंट करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो थी, इसको देखने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका कम से कम टाइम ज़ाया हो, इसलिए मैं मोस्टली आप देखते हैं मैं लेक्चर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही, मीन्स अपने लेक्चर के ऊपर ही फोकस करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। तो इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप सोए रहे, मैं इधर पढ़ाता रहूँ और आप वीडियो ऑन करके सोए हों। आपने एक्टिवली एंगेज रहना है, इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझना है, इस चैप्टर को समझना है मेरे साथ। और जो भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करें, मैं आपको उसी वक्त आंसर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम एक डाउट सेशन भी रखेंगे जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को मैं वहाँ पर डिटेल के अंदर क्लियर करूँगा। आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करें सेकेंडरी प्रोटीन्स की। ये कोलेजन्स बनाते हैं, इलास्टिन, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन लाइक फाइबर्स, ये तमाम जो है किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की हैं।
और टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अंदर हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आते हैं, ग्लोबुलिन्स आते हैं, एल्बुमिन आता है और हीमोग्लोबिन आता है। दीज ऑल हैव टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम लास्ट पॉइंट बात करें प्राइमरी प्रोटीन्स की, तो ये इन्वॉल्व होते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर। ये आप डिटेल के अंदर बायो के अंदर स्टेप पढ़ते हो, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोसेस होता है प्रोटीन के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। वहां पर आपने पढ़ा होगा, इसको यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, इट इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लाइक स्किन बनाने के अंदर कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो होते हैं, ऑल दीज हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन देम। और लास्ट टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, दे इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जो मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनकी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए। आप देख सकते हैं बायो के अंदर भी मैंने डिस्कस किए थे, उन्हीं को स्लाइड्स को यहाँ पर मैंने शो किया। आप देख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये लीनियरली आपस में अरेंज हैं। सी टर्मिनल मैंने आपको शो किया, सी टर्मिनल बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले टर्मिनल को, और जो एन टर्मिनल होता है ये अमाइन फंक्शन ग्रुप वाला टर्मिनल होता है। और इसमें आप देख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने बनाई है, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिले, एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो रही हैं। यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। प्रोटीन के बारे में इसीलिए हम कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एक अमाइनो एसिड की बात नहीं कर रहा मैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहा हूं। जब बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और जब एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। ये चीज आपने क्लियर रखनी है। अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विद स्पेसिफिक शेप एंड रेगुलरिटी फॉर्म्स अ चेन। ये आपको यहाँ पर चीज क्लियर हो रही है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हैं। ल्यूसीन अमाइनो एसिड जब वैलीन के साथ मिलता है, ये प्रोलीन और आगे इस तरह से सीरीज के अंदर अटैच होते हैं, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ये हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में बताता है। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बताई भी है कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्रोटीन बनती है उसका सबसे पहले जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये चीज भी आपने क्लियर रखनी है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको बीटा प्लेटेड शीट्स नजर आ रही हैं। इस तरह से ये खुद को क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। और इस फोल्डिंग के अंदर ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर मैंने रेड कलर से शो किए हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और बोथ ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट इन द सेम प्रोटीन। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक ही प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। देन उसके बाद मैंने लिखा है फोल्डिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देख सकते हैं मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। अ प्रोटीन थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, यानी एक थ्रेड बोलते हैं धागे को ना, धागे की तरह प्रोटीन की चेन होती है जो खुद को अल्फा हेलिक्स शेप के अंदर, इस शेप के अंदर खुद को फोल्ड कर लेती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर कैराटिन आती है, फेब्रियन आता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, डैश स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये एमडी कैट के अंदर, ईटा के अंदर, नम्स के अंदर एक दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है इस वीडियो को रोककर कि इसमें आंसर कौन सा आएगा। क्या वो प्राइमरी प्रोटीन्स होंगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या वो सेकेंडरी होंगे, क्या वो टर्शरी होंगे, या फिर वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होंगे? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है और फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर्स की। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग चेन प्रोटीन्स फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वूलन बॉल। वूलन बोलते हैं ऊन का जो बॉल होता है, धागा होता है, कभी आपने देखा हो जो ऊन के साथ वो स्वेटर्स बनाते हैं, उनके पास अगर देखा हो तो वैसा ही बॉल बन जाए लेकिन अंदर से हॉलो हो, खोखला हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आपको मैंने बताया था इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोब्यूल लाइक होती है। ग्लोब्यूल लाइक मीन उस वूल के बॉल की तरह की होती है, अंदर से खोखली होती है। इसके एग्जांपल के अंदर आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होती है ये फैसिलिटेट करती है ऑक्सीजन की डिफिजन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आर ग्रुप इंटरेक्शन कैन इन्फ्लुएंस फोल्डिंग अकरिंग इन टर्शरी स्ट्रक्चर लिंक्ड। ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर आपस में फोल्डिंग होती है, ये आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू आपस में लिंक होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने बनाया है।
नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी है। आप यहाँ पर वीडियो को रोककर इस चीज़ को देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, आप इसको यहाँ पर एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज पर देखते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन्स। क्वाटरनरी प्रोटीन्स के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी हुई है फेडरल बुक के अंदर, यहां पर मैंने मेंशन की है, साथ में फेडरल बुक भी लिखा है ताकि हर स्टूडेंट को पता हो कौन सा पॉइंट किस बुक से मैंने उठाया है। यहां पर लिखा है कि क्वाटरनरी प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, किससे वो किस इंटरेक्शन से हेल्ड टुगेदर होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सारी इंटरेक्शंस कहां पर प्रेजेंट होती हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं फूड डाइजेशन के अंदर। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो फूड की डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और भी बहुत सारे। देन सेल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% क्या चीज प्रेजेंट होती है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। देन कैटालिसिस के अंदर वही जो ब्रेक डाउन होती है, मेटाबॉलिक पाथवेज को जो स्पीड अप करना होता है, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? यही प्रोटीन्स, यही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देन मूवमेंट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एनर्जी मैनिपुलेशन के अंदर जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जो एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, वो भी कौन देता है? प्रोटीन देते हैं। और मैंने आपको बताया था 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी तक देता है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक डिटेल टॉपिक आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है। उनको यहाँ पर मैंने एक टेबल की फॉर्म के अंदर, एक 1 लाइनर एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखा है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है, प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोटोप्लाज्म आपने बायो के अंदर भी पढ़ा होगा। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? साइटोप्लाज्म भी आता है, सेल मेम्ब्रेन भी आती है और न्यूक्लियस भी आता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन के स्टूडेंट्स के ज़हन के अंदर क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर यही डिफरेंस है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस की भी हम बात कर रहे हैं, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर जस्ट हम ऑर्गेनरीज की बात करते हैं, उस मैट्रिक्स की बात करते हैं, उस फ्लूइड की बात करते हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस को हम शामिल नहीं करते। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो सेल का एक लिविंग पार्ट होता है जहां पर मोस्टली मेटाबॉलिक पाथवेज हो रही होती हैं, जहां पर सारी ऑर्गेनरीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। देन न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बात करें, दे आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियोप्रोटीन्स मैंने आपको बताया था, दीज आर दी कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। और इसमें प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड के साथ डीएनए आरएनए के अंदर इन्वॉल्व साथ अटैच होती हैं। और आपको पता है डीएनए क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल है, जो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है। इसलिए ये हेरिडिटी मटेरियल का काम करता है और उसकी ट्रांसफरिंग का काम करता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्लियर है। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताई। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हीमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, जो हमारी ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या करती है? जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कैरियरिंग होती है वो कौन करती है? ये हीमोग्लोबिन की प्रोटीन करती है। पेन नीचे गिर गया, मैं उठा लूं। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? तो ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको बायो के अंदर बताया था। इसके अंदर 4 चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 जो होती हैं वो अल्फा चेन्स होती हैं और 2 ऐसी होती हैं बीटा चेन्स। अब इनके अंदर कितने कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने देखे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था टोटल जो अमाइनो एसिड एक हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो 574 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। तो उसके बाद इंसुलिन की बात करें, थायरॉक्सिन, ये हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इंसुलिन हार्मोन आपको पता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियास का रीजन है उसके बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इस हार्मोन इंसुलिन को। और ये एक ऐसा हार्मोन है अगर बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होगा तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जी ये शुगर के पेशेंट है। उसके अंदर क्या होता है? इंसुलिन की रिलीज, इंसुलिन उनके अंदर रिलीज नहीं करते बीटा सेल्स, जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ये हार्मोन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है हमारी ब्लड के अंदर उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के अंदर। तो अगर प्रोटीन्स, अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं होगा ब्लड के अंदर, रिलीज नहीं होगा, तो ग्लाइकोजन की अमाउंट एक लेवल से, एक ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाएगी, जिन पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। और आपको पता है डायबिटीज की 2 टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, एक डायबिटीज मेलाइटिस है और एक दूसरी डायबिटीज इंसिपिडिस है।
ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी मैंने आपको बायो के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन को T4 हार्मोन भी कहा जाता है, T4 हार्मोन। और ये थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं। ये ग्रोथ के अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपका फ्रंट रीजन है नेक का, यहां पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप यहां पर हाथ भी लगाएं तो यहां पर जो गुटलियां सी आपको नजर आती हैं, ये असल में क्या होता है, यहां पर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड यहां पर क्या रिलीज करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो हमारी ग्रोथ के अंदर, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जेलेटिन क्या चीज होती है, जेलेटिन जब आप बोन की हीटिंग की जाती है, कोलेजन की हीटिंग की जाती है, उससे क्या चीज बनती है, उससे जेलेटिन चीज बनती है। और ये जेलेटिन क्या होता है, ये प्रोटीन इन नेचर होता है और ये बेकरी गुड्स के अंदर, बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। कैसियन प्रोटीन की बात करें, ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन्स एंड बकल्स। और कैसियन प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, काऊ के मिल्क के अंदर 60 to 80% प्रेजेंट होती है और ह्यूमन मिल्क के अंदर ये 20 to 40% कैसियन प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन करती है। ये चीज़ आपने पॉइंट अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं ये एक्सपोज करके चल रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एमडी कैट के स्टूडेंट है और एमडी कैट में जस्ट केमिस्ट्री नहीं आती, बायो भी आती है। तो इसलिए मैं चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ बायो के साथ, ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए और जो पॉइंट्स बायो के अंदर है यहाँ पर नहीं है, वो आपके साथ लिंक होकर आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। साथ साथ आपके बायो की चीज़ें भी रिकॉल हो रही हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको साथ साथ बता रहा हूँ। प्रोटीन्स इन्वॉल्व, प्रोटीन ऑब्टेन्स फ्रॉम सोयाबीन आर यूज मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं। एंड प्रोटीन्स प्ले अ की रोल इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर भी ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। एंटीबॉडीज़ आपने पढ़ी होंगी, एंटीबॉडीज़ किससे मिलकर बनती हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं और वो इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट उसके बाद है दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करेंगे और फंक्शनल प्रोटीन्स की, के कुछ ऐसी प्रोटीन्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होंगी, जो स्ट्रक्चर बनाने के अंदर इन्वॉल्व होंगी, और कुछ ऐसी प्रोटीन मैं आपको बताऊंगा जिनके फंक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इलास्टिन प्रोटीन आती है जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट फॉर द कनेक्टिंग टिश्यूज। कोलेजन प्रोटीन की बात करें, मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज बनाता है। और कोलेजन आपको पता है कौन सी टाइप कोलेजन की बोन के अंदर प्रेजेंट होती है और कौन सी कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है, ये दोनों भी आपने ध्यान में रखते हैं। कोलेजन 1 और कोलेजन 2 आपने पढ़ा होगा। केराटिन प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाती हैं, जैसे आपकी नेल्स हैं, जैसे आपकी हेयर्स है, स्किन है, ये किस प्रोटीन से मिलकर बनती है, केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। और ये क्वेश्चन भी एमडी कैट और नम्स के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें तो ये डीएनए को अरेंज करती हैं क्रोमोसोम के ऊपर, अराउंड क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें आपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर समझ ली। फंक्शनल प्रोटीन्स की बात करें, इसके अंदर एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स आपको पता है ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसी प्रोटीन्स को कहा जाता है जो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को। बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो लिविंग बॉडीज के अंदर होते हैं। देन हार्मोन्स की बात करें, ये रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया ये आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, मेनली इन दी ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की लंग से टिश्यूज तक लेके जाने वाला जो कैरियर होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और टिश्यू से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं कहां पर, लंग्स के अंदर, और एक्सहेलेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ओवल्ब्यूमिन की बात करें तो ये एग वाइट्स के अंदर जो आप जर्दी के साथ जो अंडे का जो सफेदी होती है जिसको हम बोलते हैं एग वाइट, उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो ओवल्ब्यूमिन होती है। ठीक है, कैल्शियम प्रोटीन की बात करें तो ये मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। देन एंटीबॉडीज की बात करें तो दे आर प्रोड्यूस बाय वाइट ब्लड सेल्स। आप जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स के जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा वाइट ब्लड की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा टेबल इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है खुद वर्ड के अंदर, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ टेबल्स की फॉर्म के अंदर, ये मेरी केमिस्ट्री की बुक के अंदर मेंशन है, जो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप सबके लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उस बुक के लिए, और बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगी आपकी इस जर्नी के अंदर। यकीन जाने, आपने अगर वो बुक्स ली और उसके थ्रू आपने स्टडी की तो केमिस्ट्री की हर एक चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पर होगी, हर एक चीज़ आपको आसानी से याद होगी, और 54 में से 54 मार्क्स आपके इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ये मेरी आपको गारंटी रहेगी। खैर, ये चीज़ें जब लॉन्च होगी तो मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा। देन दो चीज़ें हैं, डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन किसको कहते हैं, ये भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है।
फेडरल के अंदर भी है और आई थिंक पंजाब बुक के अंदर भी है। तो ये आपने देख लेना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसको कहते हैं कि जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिसरप्टेड हो जाए लेकिन उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, उसको आप क्या बोलते हो? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से मुराद ये है कि जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आए, उसका स्ट्रक्चर खराब हो, कौन कौन सा? क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी। जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस रहे अमीनो एसिड का, मींस वो प्रोटीन की फॉर्म के अंदर ही रहे, उसको आप क्या बोलोगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहोगे। और डिग्रेडिंग किसको बोलते हैं? डिग्रेड करना, तोड़ देना, तोड़ फोड़ करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्रेड करते हैं। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन का डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसकी भी ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन उसका जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहे, तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी फिनोमेना को आप क्या बोलते हो? ग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन कहते हो। दोनों के अंदर आपने डिफरेंस ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। देन फैक्टर्स की बात करें तो डीनेचुरेशन किस वजह से होती है? डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे हीट की वजह से भी हो सकता है, आप कोई एसिड ऐड करो, एसिड की वजह से हो सकता है, बेसिस की वजह से हो सकता है, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स की वजह से डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो सकती है। और जबकि हम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो दिस इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स लाइक प्रोटीएस। ये प्रोटीएस एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के ऊपर फंक्शनिंग करते हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो इसकी डिग्रेडेशन करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, जब प्रोटीन लूज करता है देयर बायोलॉजिकल फंक्शन कंप्लीटली। अजान हो रही है, अजान हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो मैं नमाज़ भी पढ़ लेता हूँ, नमाज के बाद फिर आपसे साथ मिलता हूँ और इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ज़ोर की अजान हो रही है तो कोशिश करते हैं इस लेक्चर को आज कंप्लीट करूँ और आपके साथ फिर इसको शेयर करूँ, ठीक है? तो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है, पढ़ना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। आपको वीडियोस मिल रही हैं, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी कोशिश करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इसको लाइक भी करें। तो मिलते हैं अजान के बाद, नमाज के बाद। तो चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट चीज़ ये है, प्रोटीन्स हैव देयर बायोलॉजिकल फंक्शन इन सम केसेस। डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन डिस्ट्रॉय करते हैं हम उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को, लेकिन उनका कुछ ना कुछ फंक्शन बाकी रहता है और वो कुछ केसेस के अंदर अपना बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होती हैं वो किसी किस्म का कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। दोनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफरेंस है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। नेक्स्ट उसके बाद देखें तो एंजाइम वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। प्रोटीन सारा हमने कवर कर लिया डिटेल में, हर एक चीज़ जो पीएमसी सिलेबस के अंदर मौजूद थी, जो आपकी बुक्स के अंदर तमाम प्रोविंस की बुक्स के अंदर लिखी हुई थी, वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब एंजाइम वाले चैप्टर के ऊपर जल्दी से आते हैं। एंजाइम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, जैसा प्रोटीन निकला था, ये एन लफ्ज़ से मिला है, विच मीन्स इन, और जाइम बोलते हैं यीस्ट, क्योंकि फर्स्ट जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो यीस्ट के अंदर हुआ था, यीस्ट के थ्रू हुआ था, इसलिए इनको नाम जो है, ऐसे सब्सटेंसेस को नाम एंजाइम का दिया गया। और मैंने आपको थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के अंदर इसकी आगे डिटेल बताई थी, पहला एंजाइम कौन सा था और उसकी डिस्कवरी के बारे में बात की थी और पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी। उन्हीं चीज़ों को केमिस्ट्री की वे में हम यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर लिखी हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के बारे में हम ये कहते हैं, दीज आर दी कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तमाम जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, मोस्टली एंजाइम सॉरी। और इसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होती हैं जो आरएनए से, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं, आरएनएज एंजाइम जिनको हम कहते हैं, ठीक है? और मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन नेचर ही होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन करें, दीज आर दी बायो कैटालिस्ट। बायो मीन लाइव, कैटालिस्ट मीन ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व हों, जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, विच अल्टर्स द स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसों को हम क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। और बायो कैटालिस्ट के तौर पर जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम हर किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और उसके साथ रिएक्शन को कैरी आउट करके मींस उसकी ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, बल्कि एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जाकर अटैच होते हैं और देन रिएक्शन को, मेटाबॉलिक पाथवे को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद रोल ऑफ एंजाइम एज अ बायोकैटालिस्ट की बात करें तो ये बायोकैटालिस्ट होने की वजह से ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स आती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का लफ्ज ए देखें आप, ए मीन असेंडिंग ऑर्डर,
मींस आप इसमें क्या करोगे, एनाबोलिज्म के अंदर छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं बोलते छोटे से बड़ी की तरफ जाना, सिमिलरली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए से असेंडिंग, ए से एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म होता है जिसमें कैटालिसिस होती है, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की हम बात करें उसमें एनाबोलिज्म भी आती है और कैटाबोलिज्म भी आती है। मोस्टली एंजाइम के केस के अंदर हम जो लेते हैं वो कैटाबोलिज्म ही लेते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन बात करें, दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गन्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। जाहिर सी बात है, जब तक ये हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज बॉडी के अंदर नहीं होंगे प्रॉपर एक तरीके से, तब तक ये लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी जो भी हमें मिलती है वो हमें इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के पाथवेज के रिजल्ट के अंदर ही मिलती है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ भी है नीचे, खैर एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, ए फॉर असेंडिंग, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। और इसमें मैंने लिखा है स्मॉलर से लार्जर मॉलिक्यूल का बनना, और कैटाबोलिज्म के अंदर क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं। बायो कैटालिस्ट मींस ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, मेटाबॉलिक पाथवेज को। और दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि ये कंज्यूम नहीं होते एक रिएक्शन के अंदर, कंज्यूम नहीं होते। जब भी आप एंजाइम देखते हो किसी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, वो उस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर कंज्यूम नहीं होता। सॉरी मुझे याद नहीं रहा, मैंने लाइट ऑन नहीं की, तभी मैं बोलूँ थोड़ा सा जो है वो इशू आ रहा है उस चीज़ के अंदर। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। थोड़ा सा आपको इशू हो रहा होगा इसके अंदर, लाइट ऑन कर देता हूँ, अब थोड़ा सा बेहतर होगा। तभी मैं बोलूँ कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है। खैर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देन उसके बाद बात करें, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि एंजाइम जो होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जस्ट ये क्या करते हैं, उसके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं, ये एक्टिवेशन जो बैरियर होता है उसको कम कर देते हैं, और इस तरह से रिएक्शन क्या होता है, स्पीड अप हो जाता है। देन उसके बाद बात करें तो दीज मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर वर्किंग करते हैं एंजाइम्स, जिनके साथ जाकर अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर एंजाइम्स क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, और वर्किंग करके इन सबस्ट्रेट से क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हाउ डज एंजाइम वर्क, एंजाइम किस तरह से वर्किंग करता है। उसके अंदर एक मैंने रिएक्शन लिखा है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होता है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर वर्किंग करके उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और एंजाइम आखिर में रिएक्शन के एंड के ऊपर रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो यहां इस रिएक्शन से आपको ये चीज समझ आ रही है कि एंजाइम जस्ट और जस्ट एक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो दोबारा से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। एंजाइम्स हमेशा क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। ये रिएक्शन के अंदर केमिकली इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन बैरियर को कम करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है, एंजाइम्स जो होते हैं इनको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर लिया जाता है, क्योंकि इनका सिर्फ काम क्या है, एक्टिवेशन बैरियर को कम करना और एक्शन को स्पीड अप करना। क्लियर होगी बात। अब इसके अगर मैकेनिज्म को समझना है कि एंजाइम एक्शन किस तरह से करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे वर्किंग करता है, उसके लिए फिर हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं। एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, दो मॉडल्स इसके लिए बताए गए हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल, और जो दूसरा मॉडल आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। ये दो मॉडल अभी हम डिस्कस करेंगे, इंड्यूस फिट मॉडल। इन दोनों की हम डिटेल के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। लॉक एंड की मॉडल की बात करें तो आपने साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है। एमएल फिशर वो साइंटिस्ट था जिसने 1894 के अंदर एक अपना मॉडल दिया था टू एक्सप्लेन दी एंजाइम मैकेनिज्म, कि एंजाइम किस तरह से एक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। उस मॉडल को लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। इसको लॉक एंड की मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो लॉक और की का काम करते हैं। जिस तरह की से लॉक खुलता है, इसी तरह से यहां पर इसने एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात की है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसकी बात कर लें। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, जो यहां पर जो एक्टिव साइड ऑफ द
एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड मीन वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग नहीं लाती। एक्टिव साइड अब क्या चीज है, एक्टिव साइड वो जगह होती है जहां पर जाकर क्या होता है, एंजाइम अटैच होता है। यानी वो जगह जहां पर जाकर क्या हो, जहां पर आकर क्या हो, सबस्ट्रेट अटैच हो एंजाइम के ऊपर, उस साइड ऑफ द एंजाइम को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी के अंदर, ये 3 to 11 आई थिंक मैंने आपको बताया था, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ये एक्टिव साइड, और इसके अंदर जो भी बॉन्डिंग होती है वहां पर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस की थी। तो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है वो रिजिड रहती है, और रिजिड रहने की वजह से मींस उसकी एक स्पेसिफिक शेप होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो एंजाइम्स एक स्पेसिफिक फंक्शन रखते हैं और वो हर किसी जाकर सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच नहीं होने देते। तो ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के बारे में हमें बताता है कि वो एक स्पेसिफिक इन फंक्शन होता है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल आपने बस जस्ट ये चीजें आपने याद रखनी है केमिस्ट्री के एतबार से। बायो के अंदर आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं, वो हम बायो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल की बात करें तो डैनियल कोशलैंड वो साइंटिस्ट है जिसने 1958 के अंदर जो है ये अपना मॉडल दिया था जिसको इंड्यूस फिट मॉडल बोलते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि वो अपनी शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपनी शेप को ये अल्टर करके, चेंज करके उस सबस्ट्रेट को क्या कर लेगी, फिक्स कर लेगी और आगे जो है फंक्शन को कैरी आउट करेगी, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। और इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में हम ये कहते हैं इट इज मोर एक्सेप्टेबल देन दी लॉक एंड की मॉडल। आज के दौर के अंदर जो ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्शन बताने के लिए जो मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है, इंड्यूस फिट मॉडल। ये भी आपने एमसीक्यूज के एतबार से बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें, और एक चीज और भी यहां पर मैं एमसीक्यूज के तौर पर आपको बता दूं, बायो के अंदर आपने पढ़ी होगी कि लॉक एंड की मॉडल को जो फॉलो करने वाले एंजाइम्स हैं उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहा जाता है, और जो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करने वाले एंजाइम्स हैं उनको रेगुलेटरी एंजाइम्स कहा जाता है। ये चीज भी आपने ध्यान के अंदर रखनी है। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के अंदर यहां पर मैंने आपके सामने ग्राफ लिखा है, वाई एक्सिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं कि किस रेट से वो गुजर रहा है, और एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आ रही है, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या होती है, इंक्रीज आ रही है। लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के पास पहुंचने के बाद, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के बाद वो क्या कर रही है, दोबारा से डिक्रीज कर रही है। क्योंकि आप जानते हैं जब टेम्परेचर हीट ज्यादा होती है तो एंजाइम्स जो होते हैं, क्योंकि प्रोटीनिशियस इन नेचर है, तो उसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी एक्टिविटीज को लूज करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपको ग्राफ के अंदर डिप दिखाई देती है जब एक सर्टेन वैल्यू के बाद, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। और यहां पर आपको ये चीज मैंने यहां पर लिखी भी है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पर मैंने लिखे हैं। एनिमल एंजाइम्स जो होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है, आपकी बुक के अंदर ये चीज मेंशन है। और प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स के एंजाइम्स की बात करें जो प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट्स के अंदर शामिल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो 60 डिग्री तक जो है वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं उस टेम्परेचर पॉइंट को जहां पर जाकर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर 37 तक होती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनका 60 तक जा सकती है। यहां तक चीज आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो एंजाइम एक्टिविटी को मैंने वाई एक्सिस पर लिया है, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब आप देखो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक हद तक जाने के बाद वो क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। उसकी वजह यह है, देखिए ये लेट्स सपोज मेरे पास 10 जो है वो एंजाइम्स मौजूद हैं, और आप यहां पर
15 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ले आते हो। तो अब ये क्या करेंगे, अब एंजाइम के पास 10 एक्टिव साइट्स हैं, 10 एंजाइम्स हैं तो 10 एक्टिव साइट्स हैं, तो इसके साथ कितने सबस्ट्रेट जुड़ सकते हैं, 10 ही जुड़ सकते हैं। तो जब आप एक ऑप्टिमम लेवल से एंजाइम से ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को करते हो, अब एंजाइम तो उतना ही है, एक्टिव साइट तो उतनी है, लेकिन सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए। अब इन सबस्ट्रेट के ज्यादा होने की वजह से इस एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 10 एंजाइम है, आप सबस्ट्रेट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, 2 3 4, आप देखोगे एंजाइम जैसे से बढ़े, इसकी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी क्योंकि एंजाइम ज्यादा है। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल पर जाने के बाद, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होने के बाद इंक्रीज करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस ग्राफ से आपको ये चीज आसानी से क्लियर हो रही है। और यहां पर जाकर क्या हो जाती है, सैचुरेशन हो जाती है। मींस इसके बाद अगर आप इंक्रीज करोगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के अंदर तो कोई भी चेंज एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट दूसरी बात करें, पीएच की बात करें। पीएच के लिए ग्राफ आपको ऐसे शो हो रहा है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन की, एंजाइम एक्टिविटी की, वो इस पीएच पर आती है जो 7 से थोड़ी पहले होती है, 6.8 तक होती है, या 6 to 7 आप रेंज कह सकते हैं। वहां पर जाकर इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है जहां पर एक एंजाइम यानी मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी शो करता है। 2 एमसीक्यूज यहां पर मैंने लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा एमसीक्यूज ईटा के अंदर भी आया है, एमडी कैट के अंदर भी आया है, और दूसरे मेडिकल जो कॉलेजेस है उनके टेस्ट के अंदर भी पूछा गया है। पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन आपको पता है ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, और कहां पर पाया जाता है, स्टोमिक के अंदर। स्टोमिक के अंदर जो रिलीज होता है एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है उसको हम पेप्सिन कहते हैं, और इसकी पीएच आपने वहां पर पढ़ी होगी, 2 पीएच इसकी होती है। ये एसिडिक कंडीशन के अंदर जो अपनी वर्किंग करता है, क्योंकि आप जानते हैं स्टमक की वॉल क्या रिलीज करती है, HCl को रिलीज करती है, वो एक एसिड है, और एसिडिक कंडीशन के अंदर जो काम करता है एंजाइम उसको पेप्सिन कहते हैं। और ट्रिप्सिन की बात करें, ये भी प्रोटीनिशियस हार्मोन है, जो एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। इसकी पीएच जो होती है वो 8 to 9 तक होती है। ये बेसिक कंडीशन के अंदर काम करता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है, ये अपनी वर्किंग शो करता है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने ध्यान में रखने हैं। ना उसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आगे आएगा भी तो वहां पर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। एल एस्पराजिनीस जो एंजाइम है, इसके बारे में आपने बताना है, हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, एल एस्पराजिनियस एंजाइम। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आपने ये एंजाइम जो है आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में ध्यान में रखना है। एमडी कैट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, आगे चलकर आएगा भी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें। नेक्स्ट की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ये आल्थो आपके पीएमसी सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो क्योंकि उसने पूरा एक ब्रॉड एंजाइम वाला टॉपिक पीएमसी सिलेबस के अंदर लिखा है, तो इसलिए इसको भी हम देखेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें जो है कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्लासेस की बात करें तो ये कुछ क्लासेस मैंने एंजाइम्स की यहाँ पर लिखी हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस हैं, देन ट्रांसफेरेसेस हैं, हाइड्रोलेसिस हैं, लाइसिस हैं, देन आइसोमेरेसिस और लाइगेसिस हैं। ये आप बायो के अंदर भी पढ़ के आए होंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस जो होती हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सब्सट्रेट के। आपको नाम से जरूर है, ऑक्सीडो जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया गया है, और रिडक्टेसेस किसके लिए यूज किया गया है, रिडक्ट जो है लफ्ज रिडक्शन के लिए यूज किया गया है। और आप जानते हैं एंजाइम के आखिर में एज लफ्ज का इजाफा किया जाता है, तो रिडक्टेसेस लिखा गया है। एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीडेज और डी हाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफेरेसिस की बात करें तो ट्रांसफेरर ऐसे एंजाइम्स जो ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कॉल आ गई, मुझे रोकनी पड़ेगी वीडियो। ये तो जो कंपनियों वाले आते हैं ना, बहुत तंग करते हैं। अब मैंने मोबाइल लगाया हुआ था, आपका लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था, बीच में कंपनी वालों की कॉल आ गई और मुझे दोबारा से वीडियो रोकनी पड़ी। तो बहुत सारी हर्डल्स होती हैं ऐसी वीडियोस बनाने में। खैर आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था ट्रांसफरेसिस की। ट्रांसफ़र, इसके अंदर लफ्ज़ आ रहा है ट्रांसफ़र। ऐसे एंजाइम्स जो कैटालाइज करें, ट्रांसफ़र करें स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप को, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेसिस बोलते हैं। इसके अंदर फास्फो ट्रांसफरेसिस आता है जो फास्फेट ग्रुप की ट्रांसफरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोलिसिस लफ्ज़ आपको सामने नज़र आ रहा है, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करें, ठीक है, सबस्ट्रेट के अंदर, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। इसके अंदर पेप्सिन आता है, रेनिन आता है और ट्रिप्सिन आते हैं। लाइसिस की बात करें तो ये रिवर्स रिएक्शन सिंथेसिस करता है। लाइसिस के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ग्रुप्स होता है, डबल बॉन्ड के अंदर, या रिमूवल होता है उसका। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो हिस्टिडीन आती है, डी कार्बोक्सिलेज आते हैं और फास्फो ग्लिसरोमेटेज आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख लेनी है। आइसोमेरेसिस की बात करें, आइसोमेरेसिस जो आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर जो है इन्वॉल्व हो, ये ब्रिंग अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म। ये आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं सबस्ट्रेट के अंदर, इंट्रामॉलिक्यूल मींस एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करने की वजह से। तो ये आपने देख लेना है। फास्फो एक्सोसिस की एग्जांपल आती है, आइसोमरेज आते हैं, और
परफ्यूमरेज आते हैं। लाइगेसेस की बात करें जो सिंथेसिस भी कहलाते हैं, मीन्स ये क्या करते हैं, दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, दो मोनोमर्स को मिलाते हैं, कंडेंसेशन करते हुए ये एटीपी की क्लीवेज करते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर पॉलीमरेजेस आते हैं और सक्सेनिक थायोकाइनेज आते हैं। अभी जितनी भी बातें मैंने इस टेबल के अंदर लिखी हैं, जस्ट आपने एक दो दफ़ा इसको रीड आउट कर लेना है। कम से कम अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन मिस आउट ना हो। टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के अंदर यही डिफरेंस होता है कि वो किसी पॉइंट को नहीं छोड़ते, वो कोशिश करते हैं हर एक चीज़ हमें आए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा एमसीक्यूज जो है वो गलत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं एमडी कैट के अंदर एक एक जो नंबर होता है, एक एक जो एमसीक्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आखिर में जो जब मेरिट बनता है तो उसके अंदर फिर बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये एक में एक्स्ट्रा चीज़ थी, लेकिन बुक के अंदर लिखी हुई है तो इसलिए मैंने आपके साथ शो की है, इसलिए आपने एक दफ़ा इसको जो है वो रीड आउट ज़रूर कर लेना है। देन उसके बाद बात करते हैं एंजाइम, उसकी नेचर और कोफैक्टर और कोएंजाइम के बारे में। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, बायो के अंदर हमने पढ़ा और यहाँ पर दोबारा से डिटेल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो टेबल आपकी बुक के अंदर मेंशन था उसको यहाँ पर मैंने लिखा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एमडी कैट के अंदर पूछे जाते हैं। बिलीव मी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला तो क्वेश्चन बहुत ही दफा आया है कि इसके अंदर कोफैक्टर कौन सा होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, एक दफ़ा मैं रीड आउट करता हूँ, आप लोग भी सुन लें और इसको कोशिश करें याद करने की। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें, ये इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक आयन प्रेजेंट होता है, इसकी नेचर इनऑर्गेनिक आयन की है। और कोफैक्टर इसके अंदर जो होता है वो कौन सा है, जिंक +2 आयंस होते हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये एमडी कैट के अंदर ईटा के अंदर पूछा जा चुका है। देन उसके बाद हेक्सोकाइनेज की बात करें, ये भी इनऑर्गेनिक आयन होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें, इनऑर्गेनिक आयन और इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होते हैं। निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें, ऑर्गेनिक आयन होता है। निकोटिनोमाइड विटामिन इसका कोएंजाइम होता है। थायमीन पायरोफॉस्फेटेसिस की बात करें, ऑर्गेनिक आयन होते हैं, विटामिन B1 इसके अंदर होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात करें, ऑर्गेनिक आयन होता है और बायोटिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की बात करें, ये इनऑर्गेनिक आयन है और इसके अंदर आयरन +2 आयन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट मेरे ध्यान के अंदर आ रहा है, वो भी आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर आयन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, उसके अंदर आपने बात ध्यान में रखनी है, उसमें आयरन +2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। फेरस आयन जो है वहां पर प्रेजेंट होता है। और अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर जो आप मिड के अंदर आयन देखते हो वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम +2 आयन होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। और यहां पर एक क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे आपके साथ शेयर किया था, एमडी कैट 2020 के अंदर पूछा गया था। एल एस्पराजिनेज जो है ये एंजाइम किसकी ट्रीटमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर मैंने लिखा है यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन दी चाइल्ड। ये एमडी कैट 2020 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो ब्लड कैंसर होता है, खून का जो कैंसर होता है चिल्ड्रन के अंदर, उसके अंदर ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। थ्रोम्बिन की बात करें तो ये लोकली ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, जब आपकी बॉडी के ऊपर कट लगता है तो वहां पर जो एंजाइम जाता है जो जाकर उस ब्लीडिंग को रोकता है वो कौन सा है, थ्रोम्बिन है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो इट रेज इन रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जॉन्डिस, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी जब रिकेट्स होते हैं, जब बोन्स की या जॉइंट्स की जो डिसीज़ होती है या जॉन्डिस वगैरह होती है तो उसके अंदर इसकी अमाउंट क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है। और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज LDH1 जिसको हम कहते हैं, ये हार्ट डिजीजेस जब होती हैं तो उसके अंदर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंजाइम्स आपने ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम ऐसे मॉलिक्यूल, इनहिबिशन बोलते हैं इनहिबिट करना, रोक देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो बाइंड करें एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को रोक दें या डिक्रीज कर दें, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये इनहिबिशन जो प्रोसेस है, ये दो इसकी टाइप्स पाई जाती हैं, एक इरिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरी रिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करें, ऐसी टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होकर दोबारा से उससे सेपरेट ना हो सके, मींस परमानेंटली उसके साथ बॉन्ड बना ले और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, इनहिबिट कर दे, ऐसी इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं, जो रिवर्स ना की जा सकती हो। और रिवर्सिबल इनहिबिशन, आप नाम से जाहिर हो रहा है, ऐसी इनहिबिशन जो एंजाइम के साथ अटैच होकर इनहिबिटर उसकी एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज तो करे, लेकिन एंजाइम वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको दोबारा से रीगेन कर सकता है उस सबस्ट्रेट को अपने साथ से हटाकर। ऐसी इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेबल होती है क्योंकि इसके अंदर परमानेंट बॉन्ड बन जाता है, जबकि रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर टेम्पररी बॉन्ड होता है एंजाइम और इनहिबिटर का, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो सकते हैं,
सेपरेट होकर दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन की दो टाइप्स आपकी बुक के अंदर लिखी हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव नाम से ज़्यादा हो रहा है, ऐसी टाइप ऑफ इनहिबिशन जिसके अंदर इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है। ये लेट्स सपोज हमारे पास एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइड मौजूद है। अब इस टाइप ऑफ इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, इनहिबिटर की भी वही शेप होती है जो सबस्ट्रेट की होती है। दोनों की शेप सेम होने की वजह से ऑलमोस्ट दोनों क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन इस एक्टिव साइड को पहले जो है वो अकोमुलेट करेगा, पहले पाएगा। जो पहले अटैच होता है वही अपना काम करता है। अगर सबस्ट्रेट अटैच होगा तो आगे मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, आगे रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा। अगर इनहिबिटर अटैच हो जाएगा F6 साइट के साथ तो वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं जैसा कि सबस्ट्रेट होते हैं। तो जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ अटैच होते हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। और यहां पर मैंने लिखा है ये क्यों अटैच होते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो सेम शेप होती है जैसा कि सबस्ट्रेट के साथ होती है। क्लियर है बात यहां तक। और इसकी सॉरी इसकी एग्जांपल के अंदर आता है मेलानोएट एंजाइम। ये एक ऐसा एंजाइम एक ऐसा इनहिबिटर है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर ऐसे इनहिबिटर्स आते हैं जो सेपरेट बाइंडिंग साइट्स रखते हैं, जो एक्टिव साइट के अलावा बाइंडिंग साइट यानी जो प्रेजेंट होती है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहां पर जाकर अटैच होते हैं एंजाइम के ऊपर। और मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर यही लिखा है, इट डज नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करते, दूसरी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। और जैसे ये बाइंड करते हैं, इट चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम सो दैट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज आल्सो चेंज। और जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जब सबस्ट्रेट आएगा तो वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस ग्राफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, कुछ वो आप देख लें कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने वाई एक्सिस पर लिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ली है, और तीन ग्राफ यहां पर मैंने बनाया है, इनको आपने देखना है। सबसे पहला ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दिस इज फॉर द नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी। जब कोई इनहिबिटर नहीं मौजूद और नॉर्मल एंजाइम जो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उसका ग्राफ इस तरह से होता है कि एक लेवल पर जाकर उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से एंजाइम कि एक्टिविटी के अंदर या रेट ऑफ द रिएक्शन के अंदर कोई भी इंक्रीज नहीं आती। लेकिन ये दूसरे नंबर पर जो आपको एक ऐसी लाइन नजर आ रही है स्टेट और फिर जाकर वो यानी कांस्टेंट हो रही है, ये जो है ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ये शो करते हैं ऐसा ग्राफ। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो तीसरे नंबर पर जो मैंने ग्राफ बनाया है इसको शो करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये तीन चीज़ें भी आपने यहाँ पर देख लेनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं, कुछ मैंने एंजाइम्स लिखे हैं और उनके रिएक्शन जो आगे वो कैटेलाइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बायो के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इस चैप्टर के अंदर भी ये सारी चीज़ें जितनी भी यानी एंजाइम के हवाले से दोनों बुक्स के अंदर चीज़ें लिखी थी, एंजाइम्स लिखी थी, उन सबको मैंने एक टेबल के अंदर कर दिया है। इससे ये होगा कि हर एंजाइम जो आपकी बुक के अंदर लिखा है उसके साथ में आपको रिएक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, और उनकी कुछ की मैंने ट्रिक्स भी लिखी हैं कैसे उनको आप याद कर सकते हो। सबसे पहले ट्रिप्सिन और पेप्सिन की बात करें, दोनों लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मींस प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एरिप्सिन की बात करें तो ये डायपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डायपेप्टाइड बोलते हैं जब दो ज़्यादा अमाइनो एसिड यानी ऐसे प्रोटीन्स जिसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, डायपेप्टाइड्स बोलते हैं। उसके अंदर तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, तो जब ये टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। अमाइनो पेप्टाइडेसिस आप देख सकते हैं पेप्टोन्स को डायपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है, जो पेंक्रियास के अंदर रिलीज होता है, ये लाइपेज बोलते हैं ऐसा एंजाइम जो लिपिड्स के ऊपर वर्किंग करे, तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करके हाइड्रोलिसिस करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। एमाइलेज के बारे में लिखा है कि ये स्टार्च और ग्लाइकोजन की माल्टोज के अंदर कन्वर्जन करेगा। ग्लाइकोजन आपको पता है, स्टार्च आपको पता है पॉलीपेप्टाइड्स हैं, और माल्टोज क्या है हमारे पास, ये डाइसैकेराइड है, ठीक है, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेलुलेज एंजाइम की बात करें, ये सेलुलोज के ऊपर वर्किंग करता है और उसको सेलुबाइलेज के अंदर कन्वर्ट करता है जो क्या है, डाइसैकेराइड है। और ये बात आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई भी सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि एनिमल्स की बॉडी के अंदर, काऊ वगैरह के अंदर, गोट के अंदर, शीप के अंदर जो पत्ते खाने वाले होते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज की ब्रेक डाउन करता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। माल्टेज की बात करें, माल्टोज डाइसैकेराइड को सिक्रीट करता है और 2 ग्लूकोज यूनिट बनते हैं। आपने पढ़ा होगा। डायस्ट्रेज की बात करें, डाइजेस्ट करता है
स्टार्च को। इस तरह से और भी सारे यहाँ पर नीचे एंजाइम्स मैंने लिखे हैं और उनके आगे फंक्शंस लिखे हैं, आपने ये ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर एक ट्रिक भी मैंने बताई है कि जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज के ऊपर वर्किंग करता है और सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अब सुक्रोज से कौन से मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, उनके लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है गर्लफ्रेंड, आप याद कर सकते हैं। जी से बनेगा ग्लूकोज और एफ से बनेगा फ्रुक्टोज। मीन जब भी सुक्रोज की ब्रेकडाउन की जाती है विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम, इट ऑलवेज गिव यू अ ग्लूकोज मोनोसैकेराइड एंड फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड। और जब कि हम लैक्टेज की बात करें, इसमें भी क्या होता है, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। इसको गुड गर्ल से आप याद कर सकते हैं। आरएनएज एंजाइम की बात करें, या आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। डीएनएज एंजाइम नाम से जाहिर हो रहे हैं, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। एटीपीएजेस एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एटीपी की ब्रेक डाउन करके एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं और उस एनर्जी को हम यूज करके अपनी एक्टिविटीज के लिए आगे यूज करते हैं। पॉलीमरेजेस एंजाइम की बात करें, ये मोनोमर्स को आपस में लिंक करके पॉलीमर बनाते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए जो है पॉलीमरेजेस एंजाइम की वजह से बनता है। ये आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा। यूरिएज एंजाइम की बात करें तो ये यूरिया की कन्वर्जन करता है इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ये सारी चीजें मैं तेजी से इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर मेंशन है। जस्ट मैंने आपके साथ ये टेबल शो किया ताकि सारी चीज़ें एक जगह पर आपको मिल जाएं और आप इनको यहाँ से रीड आउट करके चीज़ों को समझ सकें। जो समझाने वाली बात होती है वो मैं साथ आपको समझा देता हूँ। और लास्ट में एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स होता है वो कार्बोनिक एसिड के ऊपर H2CO3 के ऊपर वर्किंग करता है। कार्बोनिक एसिड आपको पता है मिनरल एसिड है, तो इसके ऊपर जैसे ही ये वर्किंग करता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कर देता है। और लास्ट इस स्लाइड के ऊपर जाएं, लास्ट टॉपिक के ऊपर जाएं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स लिखी हैं। ये फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं एंजाइम्स, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, डायरी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, डेयरी इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। इस तरह स्टार्च इंडस्ट्री के अंदर, स्टार्च की ब्रेकडाउन के अंदर मैंने आपको बताया इन्वॉल्व होते हैं। बायोफ्यूल इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनर्स के तौर पर, रबर इंडस्ट्री के अंदर, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के अंदर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर। ये तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और अपनी वर्किंग करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। और ये सारी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वहां पर एक दफ़ा आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसमें से एज सच क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए मैं जस्ट इनकी हेडिंग्स दी हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं। लास्ट के अंदर यहाँ पर एक मैंने MCQs यहाँ पर लिखा है कि इन एमाइलेज एंजाइम जो होता है आर यूज इन डिश वॉशिंग। ये डिश वॉशिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। जो डिश वॉशिंग के लिए आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है जो उन डिशेस की क्या करता है, क्लीनिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर तमाम चैप्टर को, फुल चैप्टर को एक वन गो के अंदर देखा है, दैट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल। रोज़ा भी था लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए, हर एक चीज़ समझाई जाए और बायो के साथ चीज़ें मैंने आपको लिंक करके पढ़ाई हैं। आई होप ये आपको लेक्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये 1 मिनट का काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की वजह बनता है। मुझे अप्रिशिएशन मिलती है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वो जो है वो फ्रूटफुल हो रही हैं और स्टूडेंट को उनसे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। सो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मीन कि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं, जो MD कैट है उसकी जर्नी को सीरियस ले रहे हैं और अपनी जो MD कैट है उसको क्रैक करना चाहते हैं। सो 500 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूं। कोशिश करें सारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको आगे शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े और आगे ही मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूं। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट वन शॉट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।